जातिगत जनगणना को लेकर भी काफ़ी हल्ला हंगामा हो रहा है। कुछ लोग इसको कई रूपों में बांटना चाहते हैं। आखिर जातिगत जनगणना के पीछे की क्या ऐसी वजह रह गई है कि इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं? आपके मन में कौन कौन सा सवाल उठ रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक विमर्श जो है जातिगत जनगणना को सीधे तौर पर आरक्षण से जोड़ा जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आम लोगों में या जो देश के राजनीतिक दल हैं, इनको तथ्यों को सामने रखना चाहिए कि जातिगत जनगणना का महत्व क्या है। और ये जो बिहार का एक डेलीगेशन, पक्ष और विपक्ष एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री जी के पास जाते हैं, आखिर इनकी मंशा क्या है? हमको ये जानना चाहिए कि जातिगत जनगणना की शुरुआत कब हुई। और प्रियदर्शी जी, मैं ये सवाल देश की जनता या बिहार की जनता के समक्ष रखना चाहूंगा कि ये कब तय हुआ कि आप जनरल हैं, ये कब तय हुआ कि आप ओबीसी हैं, ये कब तय हुआ कि आप एससी एसटी हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति से हैं, इसका ये कब तय हुआ और ये कैसे तय हुआ, इसका आधार क्या था, ये हमको जानना चाहिए। और इसके आधार को जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि जातिगत जनगणना ऐसा नहीं है कि देश के किसी राजनीतिक दल या किसी राजनेता ने इसकी शुरुआत की। 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति में हम सबको पता है कि वहां से जो है रानी लक्ष्मीबाई से लेकर मंगल पांडे अलग अलग जगहों पर उठे और अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन का बिगुल फूंका गया। और 1872 में जनगणना कराई गई। तो उस जनगणना का 1872 और 1881 हर एक 10 वर्ष के बाद उसके बाद जनगणना हुआ। और उस समय भी जनगणना का मूल उद्देश्य सामाजिक रूप से लोगों का उत्थान नहीं था। उस समय भी उसका मूल उद्देश्य था सोशल इंजीनियरिंग, ये जानना कि किन जगहों पर कौन से समुदाय के लोग रहते हैं जो अंग्रेज के शासन का मुखर विरोध कर सकते हैं, ये उनको जानना था। और कुछ हद तक वो जानने में सफल भी रहे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1901 के जनगणना में, अंग्रेजों के द्वारा की गई जनगणना में 1641 जातियां थीं। और 1931 आते आते, जो आखिरी जनगणना है जिसके आधार पर सारी चीजें आज भी हैं, जिसके आधार पर यह तय हुआ कि आप जनरल हैं और आप ओबीसी हैं और आप अनुसूचित जाति और जनजाति से हैं, 1901 से 1931 आते आते 4447 जातियां हो गई। यह तथ्य बहुत लोगों को नहीं पता। और 1931 में, भाई ठीक है, जो भी आपका आधार था, 1901 की जो जनगणना हुई वो मात्र 3 वॉल्यूम का था और 1931 का जो जनगणना हुआ वो 28 वॉल्यूम का था। वो कॉम्प्रिहेंसिव था, उसमें काफी डाटा जुटाए गए। और उस डाटा के आधार पर ये उसका 4 आधार था। पहला धर्म, रिलीजन, दूसरा कास्ट, तीसरा प्रोफेशन और चौथा जो है रीजन, क्षेत्र। 4 आधार पर यह बताया गया कि उस समय मान लीजिए एक आंकड़ा आया कि हम जो हैं जनरल कैटेगरी से तब होंगे क्योंकि हमारे जो है लोग 35% सरकारी नौकरी में थे, हमारे पास ज्यादा जो लोग थे वो उनके पास भूमि थी। इस आधार पर आपने हमको जनरल बना दिया और जिन लोगों के पास कम भूमि थी उनको अलग कैटेगराइजेशन दिया गया, उनको अलग सूचियों में डाला गया। किनको अनुसूचित जाति में डाला गया, किन्हीं को अनुसूचित जनजाति में डाला गया, किन्हीं को जो है वो पिछड़े वर्ग में डाला गया। तो 1931 का वो आंकड़ा था जिसके आधार पर यह बताया गया और जिसके आधार पर इवन आरक्षण की बात जो है 1950 के आसपास की गई। अब आज जब तक ये जनगणना नहीं होती है, ये कैसे पता चलेगा? हो सकता है उस समय जो है वो 35% हम सरकारी नौकरी में रहे हो, आज हमारी संख्या 5% हो गई हो, ये हमको नहीं पता। और जो लोग प्रधानमंत्री से मिलने गए हैं, कुर्मी जाति हो गया, जैसे ओबीसी हो गए, हो सकता है उनकी संख्या आज के दिन में 75% हो सरकारी नौकरी में, तब भी वो पिछड़ा वर्ग कहला रहे हैं। तो एक चीज समझना है कि जब तक आप जनगणना नहीं कराएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी का भी पक्ष है कि भाई हम हमेशा से जनगणना के पक्ष में रहे हैं, बल्कि पूर्ववर्ती जो सरकारें रही हैं वो हमेशा इससे भागते रहे हैं। भाई क्या कारण है? क्या कारण है कि 50 वर्षों में आप शासन में रहे और जैसे अंग्रेजों का उद्देश्य था सोशल इंजीनियरिंग, तो आपके पास तो धार्मिक आधार था ही। आप जानते थे कि कौन से धर्म के लोग कितने प्रतिशत हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग का संख्या कितना है। आखिर क्यों सच्चर कमेटी को
यह कहना पड़ा कि मुसलमानों की स्थिति दोयम दर्जे की है इस देश में। आपके पास आंकड़ा था, आपने कौन सी उनके विकास की योजनाएं बनाई उनके आधार पर। यह वही देश है जहां आधी आबादी के पास 2014 से पहले बैंक अकाउंट नहीं था, आधी आबादी ऐसी थी जिसके पास टॉयलेट नहीं था, आधी आबादी ऐसी थी जिसके पास घर नहीं था, आधी आबादी ऐसी थी जिसके पास गैस का कनेक्शन नहीं था, आधी आबादी ऐसी थी जिसके पास बिजली का कनेक्शन नहीं था। ये वही देश है ना। और आपके पास सारे आंकड़े थे उसके पहले, तो आपने विकास की कौन सी योजनाएं बना ली थी? उस समय भी आपका एक ही उद्देश्य था जो अंग्रेजों का उद्देश्य था, फूट डालो, बांटो और शासन करो। तो ये जो दल एक साथ मिलकर जो प्रधानमंत्री जी के पास जा रहे हैं, ये इनको बताना चाहिए कि इनका उद्देश्य क्या है। क्या उनका उद्देश्य विकास है? अगर विकास है तो उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन अगर इनका उद्देश्य है कि क्षेत्रीय पार्टियों को इसका बल मिलेगा तो शायद इनको अंदाजा नहीं है। हो सकता है कि इसी जातिगत जनगणना में निकल कर आए कि बिहार में कुर्मी जाति के जो लोग हैं उनकी संख्या 75% है सरकारी नौकरी में। आज उनके पास 4-4 मकान है, उनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है, और वो फिर भी स्वयं को पिछड़ा वर्ग कहते हैं। भाई इसका आधार तो तय करना पड़ेगा। तो इसमें दो पक्ष है, हमको बहुत केयरफुली ये जानना चाहिए कि भाई इसका मूल उद्देश्य क्या है, और हमको तभी पता चलेगा जब हमारे पास आंकड़ा है। तो अगर जातिगत जनगणना का उद्देश्य ये है कि हम लोगों के सिचुएशन को जान पाएं, उसके आधार पर कर पाएं, तो हमको उसका एक आधार आर्थिक भी करना चाहिए कि लोगों का, गरीबों का सर्वेक्षण हो, गरीबों की जनगणना हो। गरीबों के लिए किसी को आपत्ति नहीं है अगर योजनाएं बनती हैं और सरकार का संसाधन जो है एक गरीब व्यक्ति तक पहुंचता है, किसी को इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए और करना चाहिए। आप लगाइए, जाति भी करिए, लेकिन आधार भी जोड़िए, उसमें एक आधार जोड़िए कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, और उस आर्थिक स्थिति के आधार पर यह निर्णय हो और इसमें सभी पार्टियों की सहमति बने कि हां हम इस पर आपके साथ हैं कि अगर आर्थिक रूप से कोई व्यक्ति करोड़पति है तो वो पिछड़ा नहीं कहलाएगा। ठीक है। और अनुसूचित जाति और जनजाति को इससे बाहर रखना चाहिए, क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को बहुत समय तक वो दंश झेलना पड़ा है। लेकिन पिछड़े वर्ग में विशेष रूप से वो जातियां जो आरक्षण का सारा मलाई चाट जा रही हैं, या वो जो अपने पिछले 70 वर्षों में सक्षम हुई हैं, सामान्य वर्ग जो है पीछे हटा है, इसका ईमानदारी पूर्वक अध्ययन होना चाहिए।